स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड सरफेस के भी अलग अलग चीजें रहती हैं। फिर बेटा टू ब्लॉक सिस्टम, जो चलने से रोक रहा है वो कौन है बेटा? फ्रिक्शन। क्योंकि ये रुका हुआ है तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? स्टैटिक। स्टैटिक मींस एट रेस्ट। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है? मोशन करने लगता है, मूविंग हो जाता है। एक्सेलरेशन कराएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई बेटा? F/m आ गई। फोर्स कितना बचा है बेटा हमारे पास? नेट फोर्स 10, मास कितना है? 5 और 5 10, तो एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। आज बेटा हम लोग फ्रिक्शन का माइंड मैप करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि बेटा हम लोग एनएलएम को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे कि आप हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ सके। इससे पहला वाला जो था बेटा वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक था। ये वाला जो पार्ट है बेटा वो फ्रिक्शन का है। और इसके बाद जो अगला आने वाला है दैट इज ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि आपको मंडे को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि एनएलएम तक जितनी भी चीजें आपको समझाई थी, बताई थी, उसके आपने शॉर्ट नोट्स बड़े ही बेहतरीन तरीके से बना लिए होंगे। तो देर ना करते हुए अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सर आज करने क्या क्या वाले हैं या क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप ये बता दीजिए। बेटा सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड सरफेस के भी अलग अलग चीजें रहती हैं। फिर बेटा टू ब्लॉक सिस्टम। इंक्लाइंड के साथ साथ बेटा सीडो फोर्स और वर्टिकल बॉल दोनों का मैंने बता दिया है। इसी के ही अंदर है। आप जैसे जैसे आगे वीडियो देखते जाओगे आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। क्लियर? शुरू करते हैं बेटा सबसे पहली चीज कि फ्रिक्शन होता क्या है। बेटा फ्रिक्शन मैंने 2 तरीके से समझाया है, एक नॉर्मल एक डेफिनेशन के फॉर्म में और दूसरा फोर्स के फॉर्म में, कांटेक्ट फोर्स के फॉर्म में। तो पहला क्या कहता है बेटा? फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स और टेंड्स टू स्लाइड टू द अदर सरफेस। जब बेटा एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती है, रगड़ के चलने की कोशिश करती है बेटा, तब कौन सी फोर्स आती है? फ्रिक्शन फोर्स आती है। क्लियर है कि नहीं है? और इसी फ्रिक्शन फोर्स के साथ बेटा ये भी बताना चाहूंगा कि फ्रिक्शन जो है ना वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि 2 सरफेस हम साथ साथे की तरह एक दूसरे के साथ चिपके रहें। हमारा एक दूसरे से जो दोस्ती यारी हो गई है, जो रिश्तेदारी हो गई है, ये रिश्तेदारी टूटे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बहुत बेसिक फंडा ये समझो, फ्रिक्शन को पढ़ाने से या समझाने से पहले ये बता देता हूं कि फ्रिक्शन क्या है बेटा। फ्रिक्शन आप ये समझ लो कि 2 दोस्त हैं, ठीक है? हाँ सर। और एक दोस्त की कोई मैडम है, तो आप बिल्कुल यही चाहोगे कि यार मैं दोस्त हूं, मैं ये चाहता हूं कि यार भले ही मेरा रिश्ता बने ना बने पर मेरा दोस्त का रिश्ता हमेशा सलामत रहे। ठीक है? हाँ सर। मतलब अपन अपने आप को एक बहुत अच्छे देवर के रूप में देखने लगते हैं। तो यही वो देवर है बेटा फ्रिक्शन, जो ये चाहता है कि ये 2 सरफेसेस जो है ना, एक नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस, वो हमेशा कांटेक्ट में रहे। और जब भी ये कांटेक्ट टूटने की कोशिश होगी तो वो खुद आ जाएगा उसमें, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? अगर कॉज की बात की जाए तो बेटा पहले कॉज जो कहा जाता था वो उसकी सरफेस रफनेस कहा जाता था। अब क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो और डीप स्टडी से हमें यह पता चला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती है जो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में रहती है बेटा, उनके वजह से फ्रिक्शन फोर्स आती है। अगर मैं आपसे ये ट्रू और फॉल्स पूछूं और आपसे ये कहूं कि भैया ये कमेंट करके बताइएगा, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बेटा फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करती है या फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? आपको यह बताना है कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन ये ट्रू है या फॉल्स है, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें से आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्लियर है कि नहीं है? यहीं से आप समझ जाओगे कि यार फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में हमें आगे ले जाना चाह रहा है। यहां पे बेटा बात करें कि जिस डायरेक्शन में बेटा हमारे नेट फोर्स होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लगाते हैं? फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगने वाला है बेटा? फ्रिक्शन लगने वाला है।
क्लियर। जैसे आप यहां पे देख सकते हो ये मास m है तो नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर नॉर्मल, आगे बेटा एक्सटर्नल फोर्स और उसके जस्ट अपोजिट क्या लग रहा है बेटा फ्रिक्शन। अगर हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो बेटा पहला जो टाइप आता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा जो होता है बेटा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। कई लोग सिर्फ यही समझते हैं कि स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग होता है, पर कई लोग इस तरीके से भी इसको लेते हैं कि बेटा स्टैटिक को के अंदर ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा ये दोनों सिचुएशन पे हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो किस पे रहता है, ये दोनों सिचुएशन पे हमारा ऑब्जेक्ट किस पे रहता है सर, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे रहता है। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है, मूविंग हो जाता है। और वहीं रोलिंग की बात करें तो बेटा ये रोलिंग वाला अभी कवर नहीं होगा, ये रोलिंग फ्रिक्शन किस में कवर होता है बेटा, रोटेशन में कवर होता है। तो ये वाली चीज आप किस में पढ़ोगे बेटा, रोटेशन में पढ़ोगे। अभी हमें जो ध्यान देना है वो इन तीन टाइप के फ्रिक्शन पे ध्यान देना है। शुरुआत करते हैं पहले वाले टाइप से। बेटा पहले वाले टाइप में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में देयर इज नो रिलेटिव मोशन। उसका जवाब मिल गया ट्रू और फॉल्स का। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हमारा फ्रिक्शन जो है वो सक्षम है अपने एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने के लिए। क्लियर है। तो हम कहेंगे व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टेंड्स टू मूव ओवर ईच अदर बट कुड नॉट मूव, पर चल नहीं पा रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर द अपोजिंग फोर्सेस फ्रिक्शन। तो बेटा उसे जो चलने से रोक रहा है वो कौन है बेटा, फ्रिक्शन। क्योंकि ये रुका हुआ है तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, स्टैटिक। स्टैटिक मींस एट रेस्ट। क्लियर है। बॉडी इज एट रेस्ट। और बेटा ये बड़ा खुश है। खुश क्यों है, क्योंकि ये चाहता है कि अल्टीमेटली के दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। और जब ये ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, ऐसा कर लेता है, तो ये बड़ा खुश रहता है। फाइनली मैं यही तो चाहता हूं कि दो सरफेसेस के बीच में क्या ना हो बेटा, रिलेटिव मोशन ना हो। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा डायरेक्शन इज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। और बेटा ये कैसा फोर्स है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। और यहीं पे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं क्या नॉर्मल सेल्फ एडजस्टिंग है या नहीं है? नॉर्मल फोर्स के बारे में बताना है। फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, क्या नॉर्मल है कि नहीं है? ठीक है सर, ये मैं बताऊंगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने देखा बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नॉर्मल के। अब यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो बेटा एक कांस्टेंट आता है जिसे हम म्यू बोलते हैं। म्यू को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दो मोस्ट पॉपुलर नेम जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा वो बेटा सबसे पहला होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा जो आता है बेटा दैट इज नोन एज सरफेस रफनेस। कोई चीज कितनी खुरदुरी है, कोई चीज कितनी स्मूथ है, ये कौन बताता है बेटा, ये म्यू बताता है। क्लियर है। यहीं पे बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कि वो ये कह देगा नहीं यार बस 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 अब ये लिमिट हो चुकी है, अब इसके बाद अब जो भी चीज होगी वो मेरे बर्दाश्त के बाहर है, तो बेटा उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। पर अगर कभी आपको 1 या 1 से ज्यादा मिल जाए तो लड़ने मत बैठ जाना। जनरल सिनेरियो में ऐसा नहीं होने वाला है, फिर भी ऐसा हो जाता है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना कि वैसे ऐसा होता नहीं है पर दे दिया जाता है। कोई बिल्कुल आर्टिफिशियल मटेरियल की बात की जाए तो उन्हीं का बस 1 से ज्यादा होगा, अदरवाइज 1 से ज्यादा किसी का नहीं होता। बेटा अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है। मतलब अगर मैंने कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाया तो बेटा मेरी फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, 0। फ्रिक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक कोई उसको स्लाइड करने की कोशिश ना करे, तो मेरी इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये मैक्सिमम कहां तक जा सकती है बेटा, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जा सकती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बेटा वैल्यू 0 से बराबर या ज्यादा और मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम ही रहती है। तब तक जो फ्रिक्शन काम करता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर इसी के आगे बात की जाए तो बेटा
इसके बाद आ जाता है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा हम तब बात करते हैं व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, जो दो सरफेसेस के बीच में क्या हो रहा हो बेटा, रिलेटिव मोशन हो रहा हो। व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड्स ओवर द ईच अदर, फ्रिक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा इसका जो कोफिशिएंट रहता है ना वो म्यू के बोलते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है वो हमेशा ज्यादा रहता है किससे, म्यू के से। या हम ये भी कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, कम होती है किससे, म्यू एस से। तभी हमें कहा जाता है बेटा किसी भी बॉडी को चलाना मुश्किल होता है पर उसको चलाते रहना क्या होता है, आसान होता है। क्योंकि जब चलाने की बात हो रही है तब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है बेटा, दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। पर जब हम उसे कंटिन्यूअसली रोल डाउन कर रहे हैं तब जो फ्रिक्शन लगता है बेटा, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या रहती है बेटा, कम रहती है। यहां पे लिख भी देता हूं क्या सर, इसी के साथ साथ कि एफ के की वैल्यू इज लेस देन क्या बेटा, एफ ऑफ एस। ये वाली वैल्यू भी याद रखना। आप लोगों ने ये पढ़ा है बेटा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है बेटा ये कांस्टेंट फोर्स होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, और इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, नॉट फ्रॉम दी स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम है। ठीक है सर, इट इज कांस्टेंट। और अगर बेटा कभी किसी सवाल में म्यू एस या म्यू के आपको ना दिया जाए तो आप बेटा उसको म्यू ही कंसीडर करोगे। ऐसा मत सोचना कि यार ऑब्जेक्ट चल रहा है और यहां पे म्यू के की वैल्यू नहीं दी है। अगर नहीं दी होगी तो बेटा जो म्यू गिवन है उसी को हमें क्या कंसीडर करना होगा, म्यू के कंसीडर करना होगा। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ जाती है। अब एक बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है किस किस के बीच में बेटा, ये फ्रिक्शन फोर्स के बीच में आता है ग्राफ, और हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसके बीच में ग्राफ आता है। बेटा जब मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं तो जीरो से लेकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहले जो भी मैं फोर्स अप्लाई करता हूं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जब तक मेरा डब्बा के लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं रीच नहीं करता हूं तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बेटा अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। क्या ये बात क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे बेटा 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स अगर 2 न्यूटन का है, 2 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन का ही आएगा। यहां से लेकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बेटा वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन के बराबर होती है, क्योंकि अभी डब्बा चल नहीं रहा होता है, बॉडी किस पे रहती है, रेस्ट पे रहती है। और जैसे ही मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन पे रीच कर देता हूं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके आगे जैसे ही चलता हूं मैं तो क्या आने लगता है बेटा, मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन आने लगता है। और जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन आता है तो आप ये जानते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू रहती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन से नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम। बेटा यहां पे अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि यहां पे लेस देन एफ ऑफ एल लिख दो, वो ज्यादा बेटर आपको समझ में आता है। क्लियर है कि नहीं है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, नॉट फ्रॉम दी स्टैटिक फ्रिक्शन। यहीं पे बेटा एक सवाल और मैं आपसे ट्रू फॉल्स पूछता हूं, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अगर आपका इसका दूसरा स्टेटमेंट बता देता हूं, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक है या नहीं है इसका कमेंट आपको करना है, पर मैं तो ये जानता हूं कि यार ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है, उससे कुछ नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो लिमिटिंग तो ऊपर है, काइनेटिक नीचे, तो मैं क्या कहूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद बेटा ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है जहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रख दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि मेरी एफ मिनिमम की वैल्यू बताओ, ये एंगल थीटा दिया है, एफ फोर्स लगाई है, तो बेटा फोर्स की वैल्यू जो आती है वो म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा अपॉन प्लस कॉस थीटा के बराबर आती है। अब नीचे वाले पार्ट का बेटा आप अगर डिफरेंशिएशन कर दोगे तो यहाँ पे एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाती है, दैट इज म्यू एम जी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। बेटा नीट में इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब 2 बार आ चुके हैं,
तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपके लिए बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात की जाए बेटा नेट कांटेक्ट फोर्स की, तो हमने क्या समझा कि यार ये जो फ्रिक्शन है ना और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों अगर आपको याद हो तो एनएलएम में मैंने किस कैटेगरी के अंदर डाला था, कांटेक्ट फोर्स की। मतलब ये दोनों कैसे हैं, कांटेक्ट फोर्स है। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि हमारे पास नेट कांटेक्ट फोर्स निकल के आती है, और नेट कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, दैट इज फ्रिक्शन, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो क्या निकल के आता है बेटा, नॉर्मल निकल के आता है। तो हमारे पास बेसिकली जो फ्रिक्शन है ना बेटा इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स, और नॉर्मल जो है बेटा वो कैसा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है नेट कांटेक्ट फोर्स का। अगर मैं यहां पे बेटा एक एम मास के ब्लॉक को रखूं और उसका नेट कांटेक्ट फोर्स एफ सी इधर होगा, तो बेटा ये नॉर्मल इधर आएगा और फ्रिक्शन कहां आएगा, यहां आएगा, इनके बीच में नेट कांटेक्ट फोर्स आएगी। और ये क्या होगा बेटा, एंगल फाई, और एंगल फाई को ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कभी आपसे पूछ ले कि नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो F बराबर N प्लस F के बराबर। बेटा ये दोनों कैसे किसके साथ डील कर रहे हैं हम, सर अभी हम लोग जो डील कर रहे हैं वो फोर्सेस के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको वेक्टर एक्सप्रेशन को याद रखना है। कोई अगर रिजल्टेंट पूछ लेगा FC का, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहीं पे बेटा tan फाइव भी निकाल सकता हूं जो F बाई एन के बराबर है, म्यू एन अपॉन एन, एन से एन कट गया तो फाइव की वैल्यू बेटा tan इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर हो जाएगी, और इसी को फाइव को मैं क्या बोलता हूं बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलता हूं। अब आगे आ जाता है बेटा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बेटा मेरा वो मिनिमम एंगल है जिस पे बॉडी क्या करना शुरू कर दे बेटा, स्लाइड करना शुरू कर दे। मान लो जैसे ये पेन रखा हुआ है इस तरीके से, अभी ये नहीं रोल हो रहा है, नहीं हो रहा है, उठाता जा रहा हूं, अब ये चलना शुरू कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, मेरा एंगल ऑफ रिपोज के। सर ये इस एंगल पे इसने क्या करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। क्लियर है कि नहीं है, हाँ सर। तो द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इन विच बॉडी जस्ट स्टार्ट बिगिंस टू मूव, ये चलना शुरू कर देती है। बेटा ये कब शुरू करेगी, जब मान लो ये थीटा एंगल है, इस पे ये चलना शुरू कर रही है, ये तब शुरू करेगी जब mg साइन थीटा बेटा किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू देखूं तो यहां पे बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, सर यहां पे नॉर्मल आ जाता है अपना mg cos थीटा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगी बेटा, म्यू mg cos थीटा के बराबर। हाँ सर। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, ले जाने वाला फोर्स कौन है, साइन थीटा, और रोकने वाला फोर्स कौन है, म्यू mg cos थीटा। अब बेटा यहां पे अगर f को डिवाइड कर दोगे किससे, mg साइन थीटा से, तो यहां से बेटा tan थीटा निकल के आता है, और वो भी किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। यहां पे भी बेटा tan फाई किसके बराबर निकल के आया, म्यू के। यहां पे भी tan थीटा किसके बराबर निकल के आया, म्यू के। दैट मींस मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, एग्जैक्टली सेम होती हैं। क्लियर है कि नहीं है, तो आप ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना। एक चीज और इसमें याद रखना बेटा, अगर मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ म्यू से कम होगा तो मेरी बॉडी नहीं चलेगी, और अगर मेरा थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर हो जाएगी तो वो जस्ट स्लाइड डाउन करने लगेगी, और अगर ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ म्यू है तो आराम से वो मूविंग होगी। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अब यहां पे बेटा फ्रिक्शन इन इंक्लाइंड सरफेस की बात की जाए तो मैं डाउनवर्ड इंक्लिनेशन की बात करता हूं। तो ये बेटा मास m है, नीचे क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, और नीचे mg cos थीटा, ऊपर नॉर्मल। ये जब नीचे को स्लाइड कर रहा होगा दैट मींस mg साइन थीटा बेटा बड़ा होगा किससे, फ्रिक्शन से, तभी ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो बेटा इसके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, और कई बार ये एक्सप्रेशन सिंपली पूछा भी गया है। क्लियर है, तो याद रखना बेटा एक्सेलरेशन बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी कॉमन ले लो तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो है मतलब मेरा जो एंगल है बेटा वो किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, tan इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर है। अगर ये बेटा ऊपर की तरफ स्लाइडिंग है, अगर ऊपर की तरफ स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे, mg साइन थीटा और फ्रिक्शन बेटा मिल जाएंगे, तब एक्सेलरेशन जो आता है बेटा दैट इज a इक्वल्स टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर। ये चीज आप याद रखना।
सेकंड बेटा ये पूछा जाता है कि अगर ये थीटा जो इंक्लिनेशन आप बढ़ा रहे हो, यहां पे थीटा पे अगर मैं इंक्रीज करता जाऊं तो आप कमेंट करके बताइए नेट कांटेक्ट फोर्स। तो नेट कांटेक्ट फोर्स बेटा इनिशियली कांस्टेंट होती है, बाद में किसके बराबर होता है बेटा, बाद में डिक्रीज होता है। क्यों? इनिशियली बेटा हमारे पास नेट कांटेक्ट फोर्स वो mg के ही बराबर आती है, और बाद में जब आप देखते हो ना तो आपकी नेट कांटेक्ट फोर्स जो आती है दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और जैसा कि आपने देखा कि बेटा कॉस थीटा कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल बढ़ाने पे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है, इसीलिए बेटा ये पहले कांस्टेंट रहेगा, बाद में ये डिक्रीज करेगा। अब अगर बात करें बेटा टेंशन एंड फ्रिक्शन की, तो मान लो बेटा ये मैं आपको खुद यहां पे करके बताना चाहता हूं। दो केसेस बनते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सरफेस का म्यू इज 0.2 बेटा, इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे लगेगा कितना बेटा 50, ऊपर क्या आ जाएगा नॉर्मल। तो इसको अगर बेटा ए बोल दूं और इसको अगर मैं बी बोल दूं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ ए जो आएगा बेटा वो म्यू इंटू एन दैट इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 50। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 न्यूटन आ जाएगी। सेम बेटा ये एफ ऑफ बी भी कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखना, मान लो पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फ्रिक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स है बेटा उसकी वैल्यू डाल दी, मान लो 30 न्यूटन के बराबर। किसके बराबर डाल दी बेटा 30, चलो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा कम कर लो, मान लो 15 न्यूटन डाल दिया। क्लियर है? आपको हर किसी के फ्रिक्शन पे कमेंट करना है। अगर बेटा इनिशियली आपने 15 न्यूटन डाला तो यहां पे क्या आ जाएगा 15 न्यूटन। बेटा ये फ्रिक्शन कितना खा जाएगा सर, इसकी वैल्यू 10 है तो ये 10 खा जाएगा, 15 में से 10 गया। टेंशन कितना आ रहा है 5 न्यूटन, तो यहां पे भी टेंशन कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, और यहां पे बेटा फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, आ तो 10 सकता है पर आएगा कितना 5 न्यूटन। क्लियर है? आपसे पूछा गया फ्रिक्शन एट ए कितना है, तो आप कहेंगे 10 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू कितनी है वो कहेंगे आप 5 न्यूटन, और फ्रिक्शन एट बी कहेंगे तो ये कितने आ जाएगा बेटा 5 न्यूटन। ये सिचुएशन बिल्कुल सही है, आपकी सारी की सारी फोर्स यही गायब हो गई, नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पर यहां पे सिचुएशन पता है तब बदल जाती है जिस इंस्टेंट पे यहां पे बेटा आपका ये जो सिस्टम है ये एक्सेलरेट करने लगेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अब आप ये मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे सेकंड कि आपने एग्जाम्पल लिया और अब इस फोर्स की वैल्यू बेटा आपने इंक्रीज करके कितनी कर दी है बेटा, मान लो 30 न्यूटन कर दी है, 30 न्यूटन कर दी है। अब अगर यहां पे बेटा फोर्स की वैल्यू अगर यहां पे 30 न्यूटन आ जाएगा तो फ्रिक्शन कितना खा लेगा यहां पे, सर ये फोर्स 30 लगा ये 10 न्यूटन खा लेगा। टेंशन कितना आ जाएगा सर 20 न्यूटन, यहां पे कितना आ गया 20 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शन ये मैक्सिमम कितना खा सकता है सर 10 न्यूटन खा सकता है। अभी भी आप देखो आपके पास नेट फोर्स बच गई है, क्योंकि 10 ये और 10 ये खाएगा, तो अभी नेट फोर्स कितनी बच गई सर आपके पास 10 न्यूटन बच गई। अब ये 10 न्यूटन क्या कराएगा, एक्सेलरेशन कराएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई बेटा एफ बाई एम आ गई। फोर्स कितना बचा है बेटा हमारे पास नेट फोर्स 10, मास कितना है 5 और 5 10, तो एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर अपन ये एक्सेलरेशन को ले और इसकी अगर वैल्यूज को लें तो एफ ऑफ ए जो आ रहा है दैट इज 10 न्यूटन, टेंशन की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई 20 न्यूटन, और एफ ऑफ बी जो आ रहा है बेटा दैट इज ऑल्सो 10 न्यूटन। अब यहां पे बेटा अगर जब मेरा सिस्टम एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है उस इंस्टेंट में मेरी टेंशन की जो वैल्यू आती है वो गलत होती है। किसकी वैल्यू गलत होती है, टेंशन की। कब सोचना है, जब ये एक्सेलरेट कर लेगा। अगर पूरी नेट फोर्सेस खत्म हो गई, अगर नेट फोर्सेस खत्म हो गई तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी जो आपका ये टेंशन आया ये बिल्कुल सही आया है, पर जब ये एक्सेलरेट करने चालू कर देगा बेटा उस टाइम पे जो ये टेंशन आया वो आपका पाप है, गलत है। ये क्या है, पाप है। आप एक्सेलरेशन की मदद से क्या निकालेंगे बेटा, टेंशन निकालेंगे। चलिए निकाल के देखते हैं बेटा। एक ये पीछे वाला डब्बा ले लेते हैं, एक्सेलरेशन बिल्कुल सही है। पीछे वाला ब्लॉक ले लेते, पीछे वाला ब्लॉक कितना है बेटा 5 kg का है। आगे क्या लग रही है, टेंशन मुझे निकालनी है। एक्सेलरेशन लग रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है एफ ऑफ बी। तो यहां पे इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, टी माइनस एफ ऑफ बी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टी माइनस 10 बराबर 5 न्यूटन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 15 न्यूटन। तो आपका जो टेंशन आ रहा है बेटा वो 20 नहीं, कितना आ रहा है 15 आ रहा है।
मतलब ऐसे सवाल कभी भी आपको दे दिए जाएंगे जब आपका सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा होगा फ्रिक्शन के साथ, तो बेटा उस इंस्टेंट पे आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे उस पूरे सिस्टम का और फिर जाकर के टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे इस केस में आप देख लीजिए, मान लो आपको 2 किलो का डब्बा दिया गया है और ये डब्बा कितना है, 5 किलो का है। यहां पे म्यू की वैल्यू जो दी गई है दैट इज गिवन एज 0.1 के बराबर। कितनी दे दी बेटा, 0.1 दे दी। अब यहां पे अगर मैं फोर्स की वैल्यू बात करूंगा, यहां पे 0.1 ज्यादा कम तो नहीं हो गया है? एक बार देख लें, या डब्बा बढ़ा देते हैं, डब्बा मान लो 10 केजी का कर लिया, ठीक है सर, डब्बा कितने का कर लिया, 10 केजी का कर लिया और म्यू की वैल्यू 0.3 कर ली। अब यहां पे बेटा, यहां पे देखिए फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। यहां पे क्या लगेगा, टेंशन। यहां पे क्या लगेगा, टेंशन टी। और यहां पे क्या लगेगा, टेंशन टी। टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 न्यूटन। अब यहां पे बेटा फ्रिक्शन क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अब आपको फ्रिक्शन को चेक करना है, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर। एफ की वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूं तो म्यू इंटू एन की वैल्यू बेटा यहां पे 100 आ जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 30 न्यूटन। ले जाने वाला फोर्स बेटा 20 न्यूटन है, पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 30 आ सकती है, पर आएगी कितनी, 20 न्यूटन। और ये इस पूरे अरेंजमेंट को किस में रखेगी, रेस्ट पे रखेगी। जब पूरा अरेंजमेंट बेटा इक्विलिब्रियम पे, पूरा अरेंजमेंट आपका रेस्ट पे, तब सारी वैल्यूज बिल्कुल सही है। टेंशन की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, 20 न्यूटन ही आ रही है। और आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0। पर अगर ये डब्बा चलना चालू कर देता तो वैल्यूज अलग हो जाती। कैसे अलग हो जाती सर, आप बताइए। मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखिए, सेम सवाल लेते हैं। ये हम कर देते हैं 10 केजी का और ये अब हम कर देते हैं 5 केजी का। तो नीचे कितना लग गया बेटा, 50 न्यूटन। और अब यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, जो पहले वैल्यू थी बेटा वही सेम ले रहे हैं, दैट इज 0.3। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे टेंशन कितना लगेगा, 50 न्यूटन। और यहां पे टेंशन क्या लगेगा बेटा, 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा बेटा मैक्सिमम, वो कितना लग रहा होगा, 30 न्यूटन का। तो अब आप देख सकते हो ये अरेंजमेंट क्या कर रहा है बेटा, मोशन कर रहा है। अब इस इंस्टेंट पे अगर आप लोगों को टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो ये 50 न्यूटन गलत है बेटा, ये 50 नहीं आएगा। पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बेटा, नेट फोर्स जो ले जाने वाली है दैट इज 50 माइनस रोकने वाली फोर्स दैट मींस 30 न्यूटन आपका फ्रिक्शन का, अपॉन टोटल मास कितना आ जाएगा, 15। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 20/15 दैट इज इक्वल्स टू 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये एक्सेलरेशन इस तरीके से आप निकालोगे और जब आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, अब इस एक्सेलरेशन की मदद से टेंशन निकाल सकते हो। ये कितने किलो का है, 10 किलो का है। आगे क्या लग रहा है बेटा, आगे सर मेरा टेंशन लग रहा है जो कि मुझे निकालना है। और इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन जो कितना है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पीछे क्या लग रहा है बेटा, फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन। अब आप यहां से निकाल लेंगे T माइनस 30 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इज 40/3। तो टेंशन बराबर 40/3 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 3 130/3 न्यूटन। बेटा ये वैल्यू आ रही है टेंशन की, ध्यान से देख लीजिए। तो जब आपको बेटा, जब आपको इसी केस में अगर डब्बा नहीं चल रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो टेंशन आया वो सही आया है। पर अगर चल रहा होता है तो आपको किस तरीके से करना है, तो बेटा पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फिर आपको उसकी मदद से टेंशन निकालना है। ये वाली चीज आप याद रखना। अगली सिचुएशन आ जाती है बेटा सीडो फोर्स एंड फ्रिक्शन की। मान लीजिए बेटा ये एक कार्ट दिया गया है, ठीक है, कार्ट दिया गया है, कार दी गई है, ट्रक दिया गया है, जो आपको पसंद हो वो आप ले लो। ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका सरफेस ऑफ फ्रिक्शन बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा इसके सरफेस का जो दिया गया है वो म्यू गिवन है। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जिससे कि ये डब्बा ना गिरे। ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं, आप अच्छे से जानते हो। तो देखो नीचे क्या लग रहा है बेटा, नीचे लग रहा है सर mg। आगे अगर ये जा रहा होगा तो बेटा पीछे क्या लग रहा होगा, इसके सीडो फोर्स, क्योंकि सीडो फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहां पे लगेगा। अब ये क्या कर रहा होगा, इस वॉल को कंप्रेस कर रहा होगा, तो इधर से क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल। और यही नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन आएगा, और यही फ्रिक्शन की वैल्यू जब तक बड़ी है और बराबर है mg के, तब तक ये डब्बा चलता रहेगा या रुका रहेगा।
अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बराबर पे खेलूंगा, बराबर mg, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है म्यू इंटू एन, बराबर क्या आ जाएगा mg के, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा म्यू m इंटू ए के बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू mg। m से m गुजर गए, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा म्यू बाय जी आ जाएगी। अब जरूरी नहीं है बेटा आपसे सिर्फ एक्सेलरेशन ही पूछा जाए, यहां पे आपसे अगर म्यू भी पूछेगा ना तो सेम एक्सप्रेशन आपको म्यू मिनिमम के लिए लगाना होगा। वही एक सवाल आ जाता है बेटा यहां पे वर्टिकल वॉल का, जैसे m मास का डब्बा है उसे कंप्रेस करके रखा हुआ है, नीचे mg, ऊपर क्या लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि इसने इसको दबाया है तो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा नॉर्मल। अगर यहां पे फ्रिक्शन की बात की जाए तो जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा बड़ी है या बराबर है mg के, तब तक ये डब्बा क्या रहेगा बेटा रुका रहेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा म्यू इंटू एन के बराबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है फ्रिक्शन, तो म्यू इंटू एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। अगर एफ मिनिमम की बात करें तो इक्वल टू पे खेलूंगा, दैट इज इक्वल्स टू mg बाय म्यू के बराबर आ जाएगी ये वैल्यू। तो बेटा इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, सब सवाल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला आ जाता है बेटा टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम बेटा एक ऐसी चीज है क्योंकि उसकी अलग अलग कंडीशन है, कोई जनरल सिनेरियो नहीं है, तो उसका कॉन्सेप्ट आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस बात को समझो, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी रहती है कि टू ब्लॉक सिस्टम से हमसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो टू ब्लॉक सिस्टम को मैं खुद से एक एक स्टेप से आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए ये अलग से बनाया गया है। मान लो बेटा आपके दो डब्बे दिए गए हैं, एक ये डब्बा है और इसके ऊपर एक बेचारा छोटू सा डब्बा है। ध्यान से सुनना, पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर, ये दो डब्बे दे दिए आपके, और ये जो डब्बा है, क्योंकि बेटा देखो रैंडमली खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा, वैल्यूज के साथ क्या ज्यादा क्लियरिटी आती है, ज्यादा समझ में आता है। नीचे वाला बेटा 6 किलो का ले लिया, ऊपर वाला 4 किलो का ले लिया। यहां पे म्यू की जो वैल्यू है बेटा इस सरफेस की, म्यू की जो वैल्यू है दैट इज 0 पॉइंट कितना ले लें आप बताओ, कौन सी वाली वैल्यू पसंद है, 8 पसंद है, हाँ तो चलो 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बेटा, 2 ले लेते हैं। अब यहां पे मैंने क्या लगाई बेटा, फोर्स एफ लगाई। ठीक है, क्या लगाया बेटा, फोर्स एफ लगाया। आपसे मैंने अलग अलग चीजें पूछ ली। नीचे वाला सरफेस इज स्मूथ, ये वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ है। सारे केसेस कर लेंगे बेटा, आप लोग बस यहां पे ध्यान दे दो बस। अब मैंने मान लिया बेटा एफ फोर्स लगाया, मैं ये चाहता हूं कि ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू जब तक ये कैसे चलेंगे, एक साथ चलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? पहला क्या पूछा गया, एफ की बेटा मैक्सिमम वैल्यू सो दैट दे मूव टुगेदर, मूव टुगेदर मतलब एफ की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बताओ कि ये हम साथ साथ की तरह एक साथ चलते रहे। मैंने कहा यार देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आए आप सबसे पहले ये देखो किस पे फोर्स नहीं लग रही है, कौन गरीब है, बेचारा 4 किलो वाला गरीब है, उसको चलाने वाला कोई माई बाप नहीं है, उसको जो चलाएगा वो फ्रिक्शन चलाएगा। मतलब अगर मैं 4 किलो की बात करूं तो 4 किलो को आगे एक्सेलरेट कराने वाला कौन है बेटा, फ्रिक्शन ही तो है ये 4 किलो के पास। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन है, तो म्यू कितनी है 0.2 इंटू नॉर्मल इज 40, तो वैल्यू कितनी हो गई बेटा 8 न्यूटन हो गई इसके पास। ठीक है सर, मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो ज्यादा से ज्यादा ये कितना एक्सेलरेट करता है एक साथ बेटा, दैट इज एफ बाई एम, तो फोर्स अपॉन मास, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये दोनों मैक्सिमम एक्सेलरेशन बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब अगर अब मैं क्या करूं बेटा, इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो मुझे क्या लगेगा सर, मुझे ये लगेगा 6 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 10 होते हैं, और इसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ सकता है। तो एफ बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की वैल्यू है 10 और एक्सेलरेशन इज 2, तो बेटा एफ मैक्सिमम की वैल्यू जिससे कि ये हम साथ साथ ही चलेंगे दैट इज 20 न्यूटन, दैट इज 20 न्यूटन। मैंने कहा सर मैं ये कैसे मान लूं कि ये 20 न्यूटन ही आएगा, और अगर 20 से ज्यादा आ जाएगा
तो क्या एक्सेलरेशन होगा इनका। मैंने कहा ये दोनों बातें बता देता हूं, ये दोनों बातें मैं बता देता हूं। मान लो इसी सेम सवाल में बेटा सेकंड केस करते हैं और आपने इस एक्सटर्नल की फोर्स की वैल्यू बढ़ा करके कितनी कर दी, 30 न्यूटन कर दी, क्योंकि आपको पता है कि यार 20 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है जब तक ये साथ चलेंगे, आपने बढ़ा के 30 न्यूटन कर दिया, आपकी इच्छा हुई। मैंने कहा सबसे पहले अब अलग अलग मुझे एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन 4 किलो वाला बताओ क्या होगा, एक्सेलरेशन 6 किलो वाला बताओ क्या होगा, और फ्रिक्शन बिटवीन दी सरफेसेस बताओ क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, नीचे वाला तो स्मूथ है, उसकी टेंशन मत लो। मैंने कहा सर देखो, मैं आपको वैसे तो देखते ही बता दूंगा, इतना ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, इसी को देख के बता दूंगा। इसकी मैक्सिमम औकात इतनी है, इससे ज्यादा ये आ नहीं सकता है, क्योंकि जब रिलेटिव मोशन होता है तो जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, वो सर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। और जब उसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आ सकता है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ सकता है। अब फ्रिक्शन जो होती है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होती है सर। अगर यहां के ऊपर 8 न्यूटन फोर्स लगेगा तो इसके पीछे जो फोर्स लगेगा वो भी 8 न्यूटन का होगा। आपने यहां पे 30 लगाया तो 30 माइनस 8 कितने बचे, 22। तो एक्सेलरेशन 6 किलो का जो आएगा वो 22/6 आ जाएगा। आ गया सर, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। सर ये तो आपने बहुत जल्दी बता दिया, लिख के बता दो। मैंने कहा लिख के भी बता देता हूं। जैसे बेटा ये 4 किलो वाले की बात करूं तो 4 किलो वाले में फ्रिक्शन आगे लग रहा है और ये एक्सेलरेशन लग रहा है। बेटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो आ सकती है वो तो 8 ही न्यूटन आ सकती है ना। जब रिलेटिव मोशन होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, F/m हो गई। तो इसका एक्सेलरेशन तो यही आ रहा है। और अगर मैं किसकी बात करूं बेटा 6 किलो वाले की, तो यहां पे अगर मैं 6 केजी की बात करता हूं तो 6 केजी के केस में क्या हो जाएगा सर, 6 केजी के केस में आगे आपका लग रहा है कितना, 30 न्यूटन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो इसी पे है, और पीछे सर फ्रिक्शन जो आ रहा है वो 8 न्यूटन का, और इसका आपको एक्सेलरेशन बताना है 6 किलो वाले का। तो एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा, 30 माइनस 8/6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काटने में तुम्हें मजा आता है तो काट लो, 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। बेटा अलग अलग एक्सेलरेशन आ रहे हैं, आप देख भी सकते हो। सर ये तो आपने क्या मुझे चालबाजी करी आपने मेरे साथ, आप जानते थे इसलिए आपने नीचे वाला थोड़ा आसान बनाया है। एक काम करो सर, सेम सवाल में फोर्स को ऊपर लगा के बताओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ यार आपने मुझे समझा दिया है। अभी तो आपने फोर्स को नीचे लगाया ना, ऊपर लगाओ तब क्या चेंज होगा। मैंने कहा ठीक है, सेम सवाल को उठाता हूं और अब मैं कहता हूं कि एक काम करता हूं बेटा, सेम सिचुएशन में अब मैं फोर्स को कहां लगाने वाला हूं, नीचे नहीं ऊपर लगाने वाला हूं। कहां नहीं लगाने वाला हूं, अब मैं 6 किलो पे नहीं लगाता हूं बेटा, अब मैं ये जो फोर्स लगाने वाला हूं वो कितने पे लगाता हूं, ऊपर 4 किलो वाले पे लगाता हूं। फिर मैं देखता हूं कि आप सही से बता पाते हो कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, ये एफ फोर्स है बेटा, ये 4 किलो का है, सेम वैल्यू कितनी दी गई है म्यू की, दैट इज 0.2, और ये 6 किलो का है। नीचे वाला सरफेस क्या है सर, स्मूथ है। अब मैं देखता हूं कि अगर फोर्स नीचे से ऊपर पहुंच जाएगी, अब मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है। मैंने कहा ठीक है, इस केस में भी समझा देता हूं। मैंने कहा सबसे पहले तो ये देखो यार, बेचारा कौन है, गरीब कौन है बेचारा। मैंने कहा गरीब तो सर 6 किलो वाला है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसको ले जाने वाला माई बाप कौन है बेटा, फ्रिक्शन है। तो अगर मैं 6 किलो की चिंता करूं, जिसके ऊपर फोर्स नहीं है बेटा उसी को की तो चिंता करूंगा यार। हाँ सर, तो ये नीचे वाला 6 किलो है, इसे आगे ले जाने वाला कौन है सर, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होगी। बेटा नॉर्मल किसका आएगा, इसका आएगा, नीचे वाले का 6 किलो का। बच्चे 60 डाल देते हैं, इतने नादान परिंदे हैं, मैं क्या ही बताऊं। 6 किलो पे बेटा नॉर्मल फोर्स देखनी होगी, कौन उसके ऊपर लगा रहा है, तो बेटा वो 4 किलो वाला लगा रहा है, समझे बाबू। ये 6 किलो वाला तो ग्राउंड पे लगा रहा होगा, उसकी चिंता मत करो तुम। तो यहां पे म्यू की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी बेटा, 8 न्यूटन आएगी। क्लियर है, एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, F/n। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारी, 8/6, तो वैल्यू आ गई है 4/3। ये इसका बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। अगर आपको फोर्स निकालनी है तो आप पूरे को एक सिस्टम मान लो, फ्रिक्शन कैंसल आउट हो जाएंगे। कितने किलो का डब्बा नजर आएगा सर, 10 kg का नजर आएगा, और आपके पास एक्सेलरेशन कितना है, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स की वैल्यू F है, तो F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो मास कितना है 10, एक्सेलरेशन है 4/3, तो बेटा फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 40/3 न्यूटन। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? मतलब 40/3 लगभग लगभग आप देखोगे तो ये वैल्यू 1.3 13 न्यूटन के आसपास आ जाएगा। अगर मान लो सर ये जो फोर्स है ये 13 से बड़ी हुई तो क्या ये अलग अलग चलेंगे? मैंने कहा हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है। जब तक ये कैसे चलेंगे, हम साथ साथ है की तरह चलेंगे। फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेंगे बेटा, आपस में रिलेटिव मोशन करने लगेंगे। मैंने कहा करके बताओ, करके बताओ अगर ऐसा हो रहा है तो। मैंने कहा ठीक है बताता हूं। अगर इसी के आगे बेटा इसी का पार्ट मैं बता देता हूं। अगर फोर्स की वैल्यू मैंने बढ़ा करके 20 न्यूटन कर दी बेटा एक्सटर्नल फोर्स की, तो मुझे एक्सेलरेशन 4 किलो का बताओ और एक्सेलरेशन 6 किलो का बताओ। मैंने कहा सर पहला तो मैं ये देखते ही बता दूंगा, इतनी तो मैं टेंशन लेता ही नहीं हूं। देखो 6 किलो वाले का कोई माई बाप नहीं है, उसे ले जाने वाला फ्रिक्शन है, और उसको अगर ले जाने वाला फ्रिक्शन है तो उसकी वैल्यू तो रिलेटिव मोशन हो रही है, और रिलेटिव मोशन के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा, तो उसका एक्सेलरेशन तो 4/3 आएगा। रही बात 4 किलो वाले की, तो इस पे अगर फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। फोर्स आपने लगा दी कितने न्यूटन की? सर फोर्स आपने अभी लगाई है 20 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना आ रहा है सर? फ्रिक्शन आपका आया है 8 न्यूटन। तो नेट फोर्स 20 माइनस 8, तो बेटा आपका कितना हो जाएगा 12, और 4 की वैल्यू डिवाइड कर दोगे तो 12/4, ऊपर वाले का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये तो सर देखते ही कर दूंगा कि ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है और ये 4/3 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं ना। तुम्हारे साथ पता है बहुत बुरा हुआ है, तुम्हें किसी ने समझाने की जगह, ये बताने की जगह, तुम्हें फिजिक्स को लेकर के बस किसी ने भी बस डराया है और तुम डर गए, क्योंकि आप तुमने अपना खुद का दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। सामने वाले ने जो कहा तुमने मान लिया। फिजिक्स मुश्किल है, तुमने मान लिया हाँ भाई मुश्किल है। बस यही तो कहानी है बेटा। हर कही बात मानी नहीं जाती है, आप ये समझो। समझ में आ रहा है कि बहुत आसान सब्जेक्ट है बेटा। बस बात इतनी हुई कि बाकी सब्जेक्ट ने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। बाकी सब्जेक्ट ने ग्रुप बना लिया, उनने सोचा कि यार हम अपने सब्जेक्ट को आसान कैसे बताएं, तो उन्होंने कहा एक काम करो दूसरे सब्जेक्ट को मुश्किल बना दो, तो हमारा सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आसान बन जाएगा। तो यही हुआ है बेटा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ने हैंड शेकिंग कर ली है, और वो लोग यही बताते रहते हैं कि नहीं यार फिजिक्स मुश्किल है, और तुमने वो बात मान भी ली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है यार। सर ये तो आपकी चालबाजी है। आपने क्या किया, एक बार आपने दोनों केसेस में फ्रिक्शन बीच में लिया। आपने नीचे क्यों लिया? नीचे लो। आप अगर इतना ही बताते हो कि आसान है आसान है आसान है, तो एक काम करो, यहां पे भी फ्रिक्शन लो और नीचे वाले पे भी, दोनों सरफेसेस पे फ्रिक्शन लो, और तब मुझे समझ में आ गया, तो मैं मान जाऊंगा कि ये चीज क्या है, आसान है। मैंने कहा ये भी बता देता हूं बेटा, ये भी बता देता हूं। एग्जाम्पल देखिए बेटा। हाँ सर बताइए। मान लीजिए बेटा ये आपका एक सरफेस दिया गया है। ये क्या दिया गया है बेटा? सरफेस दिया गया है, और इस सरफेस में हाँ तैयार हो, दोनों साइड रख देते हैं। ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे। ये सर दोनों सरफेस है। अब आप बिल्कुल होशियारी नहीं करना, आप किसी एक पे फोर्स लगा दो। मान लो चलो नीचे वाले पे लगा देते हैं बेटा फोर्स। ये हमने क्या लगा दिया? एफ फोर्स लगा दी। एफ फोर्स लगा दी। ये 6 किलो का, ये 4 किलो का। इसकी वैल्यू बेटा कितनी है? म्यू बराबर 0.2, और ये कितना हो गया? म्यू बराबर 0.1। अब बताओ सर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब बेटा 3 कंडीशन बनेगी। अब कितनी कंडीशन बनेगी? 3 कंडीशन बनेगी। पहली वाली कंडीशन देखना। सबसे पहले जब वो चलेगा ही नहीं, ब्लॉक विल नॉट मूव। ऐसी भी सिचुएशन आएगी बिल्कुल। अगर बेटा इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं मैं, आप ये बताओ तो क्या नजर आएगा कि सर ये जो डब्बा है ये 10 किलो का है। ये नजर आएगा। इधर पे एक्सटर्नल फोर्स है,
यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन है, 10 किलो का नॉर्मल कितना आएगा, 100 आएगा, म्यू की वैल्यू 1 इंटू 100 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 न्यूटन। मतलब जब भी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बड़ी नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, जब तक बेटा एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बड़ी नहीं होगी या बराबर होगी, तब तक मेरा किससे, 10 से, एक मिनट रुकना, एक बार लिखने का तरीका देख लो बेटा। जो एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, ये फोर्स बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 10 न्यूटन के, तब ये चलेगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन से बेटा कम है, तब तक ये ब्लॉक विल नॉट मूव। तो नॉट मूव की कंडीशन आ जाएगी बेटा, फोर्स की वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जब तक बेटा 10 से कम है या बराबर है, तब तक ये डब्बा नहीं चलेगा। ध्यान से देख लो, क्लियर है? 10 से बेटा कम है, ये वाला कम का साइन है, हां सर, तब तक ये डब्बा क्या नहीं करने वाला बेटा, नहीं चलने वाला है। ठीक है सर। फिर डब्बा चलेगा कब? मैंने कहा देखो, अब डब्बा कब तक मूव टुगेदर, बेटा सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है, मूव टुगेदर। मूव टुगेदर की कंडीशन देखो, मूव टुगेदर की कंडीशन ये आ जाएगी सर कि इसके ऊपर तो लग रहा है फोर्स, पर ये बेचारा, इसका कोई माई बाप नहीं है, तो पहले 4 किलो का मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखो। कितने किलो का बेटा? 4 किलो का मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखो। इसको बेटा आगे ले जाने वाला फ्रिक्शन है, कितना आ रहा था, 8 न्यूटन, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। हां सर। तो अब मैंने क्या किया बेटा, पूरे को अगर सिस्टम मान लिया तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, फोर्स की ये 10 किलो का है, आगे फोर्स क्या लग रही है, एक्सटर्नल एफ, पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 न्यूटन का, आगे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहां पे एफ -10 दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए के बराबर, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 30 न्यूटन। मतलब हमारी फोर्स की वैल्यू बेटा जब तक 30 से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा और 30 से कम है, तब तक ये दोनों कैसे चलेंगे बेटा, एक साथ चलेंगे। क्या 10 से ज्यादा है बेटा फोर्स की वैल्यू और कम है, बराबर है 30 न्यूटन के, तब तक ये कैसे चलेंगे, हम साथ साथ है की तरह चलेंगे, टुगेदर। और थर्ड कंडीशन, जब ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बड़ी हो जाएगी बेटा 30 न्यूटन से, तो ये कैसे चलेंगे बेटा, सेपरेटली। आ गई सारी कंडीशन, आ गई सारी कंडीशन, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसको बेटा इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ऊपर आना चाहिए ना, तो जब तक ये फोर्स 10 से ज्यादा नहीं होगी तब तक ये डब्बा चलेगा ही नहीं। मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्सेस 4, 5, 6 लगा दी, दिस सिस्टम विल नॉट मूव। और मूव टुगेदर कब से कब तक करेगा, जब ये फोर्स की वैल्यू बेटा 10 से ज्यादा है और किससे कम है बेटा, 30 न्यूटन से कम है या बराबर है, तब तक ये साथ चलेंगे। क्लियर है? अब मैं उम्मीद करता हूं बेटा, क्योंकि हमें रखना तो फाइनली ये माइंड मैप ही है, ठीक है, बस समझाने के तौर पे, क्योंकि बेटा 2 ब्लॉक सिस्टम कंडीशनल बेस्ड है, तो यहां पे मैंने समझाने का काम कर दिया है। उस कंडीशन को समझो, उसके कोई शॉर्ट नोट्स तो बेटा बन नहीं सकते, बस उसकी सारी कंडीशन को समझो कि कब क्या हो रहा होगा, वो समझना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा मन लगा के पढ़ाई करिए, आप लोगों की नीट की डेट्स भी आ गई है, अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा समझो, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटा याद रखना कि जब भी कोई मकान रोड पे होता है ना, तो उसकी कीमत होती है, जब भी कोई दुकान रोड पे होती है तो उसकी कीमत होती है, जब भी कोई खेत रोड पे होता है या कोई जमीन रोड पे होती है तो उसकी बहुत कीमत होती है, पर जब कोई इंसान रोड पे होता है ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो मेहनत करिए बेटा, जी जान लगा के करिए, क्योंकि अभी जब तक पिताजी मेहनत कर रहे हैं तब तक तो आप बड़े आराम से शौक पूरे कर सकते हो। जिस दिन आप कमाना शुरू कर दोगे उस दिन या तो जिम्मेदारियां पूरी होंगी या तो जरूरतें पूरी होंगी। क्लियर है? तो मेहनत करते रहिए, और जो सपना देख रहे हो और दुनिया को दिखा रहे हो डॉक्टर बनने का, वो सपना पूरा करना भी है। मिलते हैं अपने अगले माइंड मैप में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।